हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम 500 क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं। लगभग 10 दिनों में ये सीरीज आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, जिसमें हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सोशल स्टडीज से रिलेटेड, जो कि आपके आने वाले डीएलएड के एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा 1 घंटे 1.5 घंटे का सेशन ये नहीं है, बहुत ही छोटा सेशन है, ठीक है। इससे पहले भी मैंने एक सेशन ले रखा है इसमें, जो आपने नहीं अगर देखा है तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपने उसको नहीं देखा होगा, वो रिकॉर्डेड फॉर्म में डला हुआ है। आज ये सेकेंड सेशन है, यानी डे 2, जिसमें हम फिर से सोशल स्टडीज के बहुत सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या, आपको भी आंसर करना है, बाकी मैं तो आंसर फिर बताऊंगी ही। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान दिया गया है? यानी कि इलेक्शन कमीशन के बारे में दिया हुआ है। इलेक्शन कमीशन इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, हाल फिलहाल में चुनाव आयोग बहुत ज्यादा चर्चा में रहा, क्योंकि भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त कर लिया गया है, जिनका नाम है ज्ञानेंद्र, ठीक है। जिनका नाम क्या है? ज्ञानेंद्र। ये भारत के नए सीईसी यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए हैं, क्योंकि इनसे पहले जो राजीव कुमार जी थे, उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है। तो इनका नाम आपको याद रखना है। साथ ही ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 324, आर्टिकल नंबर 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। भारत में जो भी चुनाव वगैरह होते हैं, उनसे रिलेटेड ये बॉडी है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस बौद्ध साहित्य में नैतिकता और सिद्धांत के मामलों पर बुद्ध के उपदेश शामिल है? देखिए, अभी तक हमने बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस बुद्धिज्म से रिलेटेड कवर किए हुए, जैसे कि त्रिपिटक क्या होता है ना। बुद्धिज्म से रिलेटेड हमने स्तूपों के बारे में भी देखा है, लेकिन क्वेश्चंस अब थोड़ा डीपली पूछे जाने लगे हैं। तो आपको ये बताना है किस बौद्ध साहित्य में नैतिकता और सिद्धांत के मामलों पर बुद्ध के उपदेश यहाँ पर शामिल है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूत पिटक, ठीक है। सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, इन तीनों को मिलाकर होता है त्रिपिटक। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर विनय पिटक भी है, सूत पिटक भी है और अभिधम्म पिटक भी है। इनको मिला करके कहते हैं त्रिपिटक, ठीक है, त्रिपिटक। जातक स्टोरीज जो है वो त्रिपिटक में नहीं आती है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, इनमें से किस सुल्तान ने बाजार सुधार शुरू किया था, यानी कि मंडी व्यवस्था शुरू करी थी, है ना, मार्केट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाया था? कौन था वो इनमें से? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर बलबन? इस टाइप के क्वेश्चंस भी आजकल पूछे जाने लगे हैं। ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी, इसका आंसर हो जाएगा। मार्केट रिफॉर्म्स जो है वो आपको अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे देखने को बहुत ज्यादा मिलेगा। साथ ही अलाउद्दीन खिलजी ने अपने टाइम पीरियड में एक प्रणाली भी शुरू करी थी, जिसको दाग और चेहरा कहते हैं, दाग एंड चेहरा, ठीक है। ये प्रणाली भी अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर आपको देखने को मिल जाएगी। सेम इसी तरीके से बलबन के टाइम पर आपको सिजदा एंड पैबोस प्रणाली देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ये दोनों ही शासक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अलग अलग डायनेस्टी से ये बिलोंग करते थे। बलबन स्लेव डायनेस्टी से थे, यानी कि गुलाम वंश से थे, और अलाउद्दीन खिलजी जो है वो खिलजी डायनेस्टी से थे। ध्यान रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शिवाजी के शासनकाल के दौरान विदेश मंत्री को किस नाम से जाना जाता था? विदेश मंत्री यानी कि जो फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड चीजों को देखते थे, उनको हम लोग एक तरीके से विदेश मंत्री कहेंगे। वो ऐसे विदेश मंत्री नहीं थे जैसे अभी हैं एस जयशंकर साहब। इस समय का काम और उस समय का काम दोनों में काफी डिफरेंस था, लेकिन हाँ, एक तरीके से फॉरेन अफेयर्स को मैनेज करने के लिए जो एक पर्सन को बिठाया जाता था एक पद पर, उस पद का नाम क्या होता था अगर आपसे पूछा जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, सुमंत या फिर दाबीर भी आप इसको बोलेंगे, ठीक है। कहीं कहीं पर सुमंत दिया है, कहीं पर दाबीर दिया है, तो दोनों ही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में सुमंत है तो आप सुमंत लगाएंगे, ऑप्शन में दाबीर है तो आप दाबीर लगाएंगे। और अगर अमात्य के बारे में पूछा जाए कि भाई अमात्य क्या है, तो ये फाइनेंशियल चीजों को देखा करते थे, फाइनेंशियल, ठीक है, फाइनेंस से रिलेटेड चीजों को यानी वित्त से रिलेटेड चीजों को देखा करते थे। ये था अमात्य वाला पोजीशन यानी पोस्ट। ये सब पोस्ट हुआ करते थे, ये किसी का नाम नहीं है, आपको याद रखना है। शिवाजी महाराज के टाइम पीरियड की बात हो रही है, यानी कि आज छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती भी है, और ये क्वेश्चन भी मैंने इसीलिए आज डाला है, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग सिख गुरु इंस्टीट्यूटेड द खालसा पंथ? इनमें से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना करी थी? आपके ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव या फिर गुरु नानक देव। इसका आंसर क्या हो जाएगा? खालसा पंथ की स्थापना जो है वो 10th गुरु गोविंद सिंह द्वारा करी गई थी। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर भी डायरेक्ट होगा। इसमें बहुत ज्यादा आपको डीपली अभी फिलहाल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने की जरूरत नहीं है फिलहाल, क्योंकि अभी अपने पास उतना टाइम नहीं है, फटाफट रिविजन करना है। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने करी थी? आपने सलीमुल्लाह खान का नाम तो सुना होगा, सलीमुल्लाह खान, और आगा खान का नाम भी सुना होगा, आगा खान,
ठीक है, ये इसी मुस्लिम लीग से जुड़े हुए थे, सलीमुल्लाह खान भी और आगा खान भी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। 1906 में ढाका बांग्लादेश में मुस्लिम लीग की स्थापना करी गई थी। 1906 में ढाका, जो आजकल आज के समय में बांग्लादेश में पड़ता है, पहले के टाइम पे अखंड भारत का हिस्सा यानी कि इंडिया में ही पड़ा करता था। ठीक है, तो 1906 में ढाका बांग्लादेश में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, जिससे जुड़े हुए थे सलीमुल्लाह खान भी और बाद में आगा खान भी इससे जुड़े हुए देखने को हमें मिलते हैं। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं इनके बारे में काफी कुछ हम पढ़ते हैं। ठीक है, हिमालयन पीक कंचनजंगा इज सिचुएटेड एट, हिमालयन शिखर कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है। देखो ये जो राज्य है ना, मैं अगर आपको हिंट दूं तो इस राज्य की कैपिटल गैंगटॉक है और इस राज्य को आप अगर देखोगे तो इस तरीके से ये छोटा सा राज्य है, इस तरफ भूटान है, इस तरफ नेपाल है और यहाँ पर तिब्बत है। ये राज्य कौन सा है, ये राज्य है ऑप्शन नंबर सी सिक्किम। ठीक है, सिक्किम इसका आंसर हो जाएगा। भारत का जो सिक्किम है, जो 7 सिस्टर्स में नहीं आता है, यानी 7 बहनों का जो समूह है, जो ग्रुप है, जिसमें मिजोरम आता है, असम आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है, नागालैंड आता है, उसके बाद मणिपुर आता है, ये सारे के सारे राज्य आते हैं, लेकिन सिक्किम उसमें नहीं आता है। त्रिपुरा भी आता है लेकिन सिक्किम उसमें नहीं आता है। आप जब मैप में सिक्किम को देखोगे तो वो काफी दूर है इन 7 स्टेट्स से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ये हम सभी को पता है। ठीक है, 8 राज्य कौन कौन से हैं अगर आपसे ये पूछा जाए तो अगर आपको याद है तो आप खुद ही लगा दोगे। एक तो गुजरात है, दूसरा राजस्थान है, ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, फिर वेस्ट बंगाल है, फिर झारखंड है, फिर त्रिपुरा है, फिर मिजोरम है। इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा भारत में गुजरती है। यहां पर आपको मध्य प्रदेश भी दिख रहा है, त्रिपुरा भी दिख रहा है, मिजोरम भी दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप इंडिया का मैप देखना, उसमें कर्क रेखा को देखना, 23.5 डिग्री में आपको कर्क रेखा दिख जाएगी और जब आप उसको देखोगे तो 8 पॉइंट्स बना करके गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम के नाम अपने कॉपी में ड्रॉ कर लेना, आपको चीजें याद होने लगेंगी। खुद हम जब लिख लिख कर प्रैक्टिस करते हैं ना, चीजें हमें तभी याद होती हैं। ठीक है, Which committee recommended for the 3-tier पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया? भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश कौन सी समिति द्वारा करी गई थी? देखो, अशोक मेहता समिति की बात करोगे आप तो इन्होंने तो 2-tier सिस्टम के बारे में बात करी थी, लेकिन बलवंत राय मेहता समिति ने 3-tier सिस्टम की बात करी थी। ये याद रखना है आपको, ये भी क्वेश्चन आजकल बनता है क्योंकि अब पेपर आसान नहीं है। ठीक है, तो पेपर का लेवल थोड़ा सा बढ़ाया गया है, तो आप ध्यान रखोगे। अशोक मेहता समिति 2-tier सिस्टम, बलवंत राय मेहता कमेटी 3-tier सिस्टम। अगर पंचायती राज के आर्टिकल के बारे में बात करेंगे तो 243 से लेकर 243O तक पंचायती राज से रिलेटेड आर्टिकल है और डीपीएसपी नाम के चैप्टर में आर्टिकल नंबर 40 में भी पंचायत के बारे में दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 40 भी पंचायत से ही रिलेटेड है, ये भी आपको ध्यान रखना है। By which act British government abolished the monopoly of East India Company on trading of tea and sugar? किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार ने चाय और चीनी के व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? देखिए, एक अधिनियम था 1813। ठीक है, 1813 वाले अधिनियम में क्राउन ने बोला था, ब्रिटिश क्राउन ने, कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपोली है उसको खत्म तो करेंगे बट चाय और चाइना का जो व्यापार है उसको नहीं करेंगे, वो रहेगा। लेकिन 1833 में जब हद हो गई तो ब्रिटिश क्राउन ने बोला अब चाय और चाइना का व्यापार भी जो है उससे भी मोनोपोली हम तुम्हारी खत्म करते हैं, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली है, एकाधिकार है, वो पूरी तरीके से खत्म किया गया था 1833 में। ठीक है, इससे 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक 1813 से रिलेटेड बनता है कि चाय और चाइना के व्यापार को छोड़कर बाकी सब में ब्रिटिश क्राउन ने मोनोपोली कब खत्म करी थी, तो वो 1813 में, क्योंकि चाय और चाइना का व्यापार इन लोग तभी भी कर सकते थे एकाधिकार के साथ। लेकिन बाद में 1833 वाले अधिनियम में उसको भी खत्म कर दिया गया था, यानी पूरी तरीके से एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 1833 इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। गदर पार्टी का आयोजन किसने किया था, यानी कि गदर पार्टी को फॉर्म किसने किया था, इसके संस्थापक का नाम क्या है? देखिए, इसमें आपको वीडी सावरकर, रासबिहारी बोस, मदन लाल ढींगरा, लाला हरदयाल सभी दिख रहे होंगे, लेकिन लाला हरदयाल जो है इन्होंने गदर पार्टी के संस्थापक के रूप में काम करा था। इनके साथ साथ और भी लोग हैं, एक है सोहन सिंह भाखना, ठीक है, सोहन सिंह भाखना, और एक थे सोहन सिंह भाखना के साथ और कौन था? एक नाम मैंने बता दिया, 2 बता दिया मैंने, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना और करतार सिंह सराबा। ठीक है, करतार
सराबा भी लिख सकते हो आप, करतार सिंह सराबा इनका पूरा नाम था। हेडक्वार्टर कहां पर था गदर पार्टी का? तो वो सैन फ्रांसिस्को में था। सैन फ्रांसिस्को अभी के टाइम पीरियड में यूएसए में पड़ता है। यूएसए में एक जगह है सैन फ्रांसिस्को, वहीं पर गदर पार्टी का आपको हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन रॉय, औरोबिंदो घोष या फिर स्वामी विवेकानंद। सत्यार्थ प्रकाश के बारे में आपने देखा होगा बहुत सारे, अगर आपने अलग अलग एग्जाम्स दिए हैं तो आपने देखा होगा कि इसके बारे में क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट होता है एज इट इज। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने ही ये नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, वेदों की ओर लौटो का जो नारा है, यानी बैक टू वेदास, इंग्लिश में इसको बैक टू वेदास कहते हैं, इसका नारा इन्होंने दिया था। और आर्य समाज की स्थापना इन्होंने ही करी थी। ठीक है, आर्य समाज की जो स्थापना है, आज भी आपको आर्य समाज इंडिया में फुल फ्लेजेड तरीके से रन करता हुआ देखने को मिल जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है? अगर आपको नहीं पता है तो इसको ध्यान में रखोगे, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये आसियान का फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखना है। आसियान के सदस्यों में से भारत तो है ही नहीं, ये याद रखना है, और इसमें साउथ कोरिया भी आसियान का सदस्य नहीं है। आसियान का जो मुख्यालय है, अगर ये आपसे पूछा जाए तो मुख्यालय आपको मिलेगा इंडोनेशिया के जकार्ता में। ठीक है, जकार्ता में आपको इसका हेडक्वार्टर मिल जाएगा। इंडिया इसका सदस्य नहीं है, ध्यान रखना है। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? देखिए, जब ब्रिटिश सरकार भारत में थी, अलग अलग अधिनियम पारित करती थी और उनके अलग अलग नाम हुआ करते थे, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, इस तरीके से। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, 1773 में पारित किया गया था। अगर हम पिट्स इंडिया एक्ट की बात करेंगे तो 1784 वाला जो अधिनियम आया था उसको हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। ठीक है, कब आया था ये? 1784 में, 1784 में, ये याद रखना है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है लेकिन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आप देखोगे नाबार्ड, नाबार्ड का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा कहां पर? हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई में। ठीक है, और इसके जो चेयरमैन है, यानी कि जो अध्यक्ष है नाबार्ड के, उनका नाम है शाजी केवी। क्या नाम है उनका? शाजी केवी, या फिर इनको केवी शाजी भी आप कह सकते हो। इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका आंसर ये हो जाएगा। नाबार्ड का फुल फॉर्म अगर आप सुव्यवस्थित तरीके से देखोगे तो वो होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, ये होता है फुल फ्लेजेड तरीके से, अगर हम एकदम सीक्वेंस में इसका फुल फॉर्म देखें तो। लेकिन अगर यहां पर आप ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास और कृषि के क्षेत्र में विकास के लिए नाबार्ड की स्थापना करी गई थी। अच्छा, स्थापना करी कब गई थी ना, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना करी गई थी। ये डेट भी आपको याद रखना है। लिखित संविधान की परंपरा किस देश से शुरू हुई थी? बहुत ही आसान सवाल, जापान, इंडिया, ब्रिटेन या फिर अमेरिका। लिखित संविधान की शुरुआत, देखिए भारत का भी संविधान लिखा हुआ है लेकिन हर देश में लिखित संविधान नहीं है। ठीक है, इसकी शुरुआत अमेरिका से हुई थी, यूएसए इसका आंसर हो जाएगा। आप अमेरिका लिख लो चाहे आप यूएसए लिख लो, सिंपल है। भारतीय संविधान के अंतर्गत पहला आम चुनाव कब करवाया गया था? इसमें बच्चे फंस जाते हैं ऐसे क्वेश्चन में, क्यों पता है? आम चुनाव की शुरुआत ना 1951 के अक्टूबर महीने में हो गई थी, लेकिन ये 1952 के फरवरी महीने तक चली थी। ठीक है, फरवरी महीने तक चली थी, इसीलिए ऑप्शन में आपको 1951 तो नहीं दिख रहा है, ऑप्शन में आपको 1952 दिख रहा है, तो 1952 आंसर लगाएंगे। लेकिन इसकी जगह अगर ऑप्शन में 1951 रहेगा तो आप 1951 आंसर को लगाओगे। ठीक है, दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन रहेगा, क्योंकि 1951 में अक्टूबर के महीने में पहला आम चुनाव शुरू हुआ था, 1952 तक ये चला था, है ना, अक्टूबर से फरवरी तक, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने बोला था? हु हैज टर्म्ड द कॉन्स्टिट्यूशन अ सैक्रेड डॉक्यूमेंट, किसने बोला था ये एक सैक्रेड डॉक्यूमेंट है? ये बोला गया था बी आर अंबेडकर साहब के द्वारा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस इसको याद रख लेना।
संविधान का कौन सा संशोधन दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? कौन से शेड्यूल में दल बदल विरोधी कानून के बारे में लिखा हुआ है? 10th शेड्यूल, ठीक है। और 10th शेड्यूल में लिखा हुआ है 52वां संशोधन, 52nd नंबर का जो संशोधन है यानी सुधार है, ये संविधान में किया गया था 1985 में, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 दल बदल विरोधी कानून से ये रिलेटेड है। भारत में संविधान का संरक्षक किसको बोला जाता है? संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय को, या फिर इनमें से कोई नहीं? बहुत ही आसान बेसिक सवाल है पॉलिटी का। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड अगर आर्टिकल आपसे पूछा जाएगा तो आर्टिकल नंबर 124 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के बारे में हमने कल ही डिस्कस किया था। भारत के किस राज्य की सीमा 3 देश नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? अभी मैंने आपको बताया था सिक्किम, ठीक है। सिक्किम को आप इस तरीके से जब मैप में देखोगे तो यहाँ पर भूटान है, यहाँ पर नेपाल है और यहाँ पर तिब्बत है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। सिक्किम की कैपिटल गैंगटॉक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक राज्य कौन सा है? कोयला उत्पादन, अभ्रक उत्पादन, यूरेनियम प्रोडक्शन, लिथियम प्रोडक्शन, इन सभी चीजों के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर आपसे माइका प्रोडक्शन के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश में कौन सा क्लासिकल डांस फेमस है? कुचिपुड़ी। कौन सी भाषा आंध्र प्रदेश में बोली जाती है? तेलुगु, ठीक है। तेलुगु लैंग्वेज आंध्र प्रदेश में बोली जाती है। नेक्स्ट देखिए, ओजोन परत को अधिकतम नुकसान पहुंचाने वाले प्रदूषक इनमें से कौन से हैं? हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम लोग CFC भी कहते हैं। साथ ही हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी HFC भी इसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया गया था ओजोन परत को बचाने के लिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओजोन परत कौन से लेयर में पाया जाता है? तो स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। स्ट्रेटोस्फेयर लेयर जो है हमारे एटमॉस्फेयर का, उसमें ओजोन लेयर पाया जाता है, ध्यान रखना है। इनमें से किसे विश्व का कॉफी बंदरगाह बोला जाता है? दुनिया में कॉफी एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा ब्राजील से होता है, लेकिन आपको यहाँ पर शहरों की बंदरगाहों के नाम दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी सैंटोस। सैंटोस पोर्ट आपको ब्राजील में मिल जाएगा और ये जो ब्राजील का सैंटोस पोर्ट है, यहाँ से सबसे ज्यादा कॉफी का जो एक्सपोर्ट है वो देखने को मिलता है, ये ध्यान रखना है। समान वर्षा वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? मतलब ऐसी एक इमेजिनरी लाइन जो कि समान वर्षा वाले क्षेत्रों को मिलाने के लिए जानी जाती है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, आइसो हाइट। आइसो बार जो है वो एयर प्रेशर, समान एयर प्रेशर वाले एरिया को मिलाता है, ठीक है। आइसोथर्म समान टेम्परेचर वाले एरिया को मिलाता है, ठीक है। आइसोहेलाइन समान सैलिनिटी वाले एरिया को मिलाता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट देखो, अलकनंदा और भागीरथी का जो मिलन होता है इसको क्या कहते हैं? जैसे ये अलकनंदा बह रही है नदी, ये भागीरथी आकर मिल रही है, इस जगह को क्या कहेंगे? इस जगह को कहेंगे देवप्रयाग। ये जो मिलन होता है, ये जो प्रयाग है, इसको कहते हैं हम देवप्रयाग, ठीक है। अन्नामलई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी के बारे में अगर हम बात करें, ये जो चोटी है ये पूरे पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन नंबर डी अनईमुड़ी, है ना। वेस्टर्न घाट की भी सबसे ऊंची चोटी यही है ना। वेस्टर्न घाट की भी सबसे ऊंची चोटी यही है, अनईमुड़ी। यक्षगान किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य या फिर नाट्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है, ठीक है। और कर्नाटक में आपको एक मंदिर मिलेगा जो यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है, पट्टाडक्कल टेम्पल। पट्टाडक्कल टेम्पल जो है ये भी आपको कर्नाटक में मिलेगा, आपको ध्यान रखना है। केन इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? देखो, चंबल नदी प्लस केन नदी, ये दोनों ही नदियां यमुना की सहायक नदियां हैं, ठीक है। यमुना नदी की सहायक नदी है, दोनों ही यमुना नदी की सहायक नदी है, चंबल भी और केन नदी भी, आपको याद रखना है। Who among the following attacked the सोमनाथ टेम्पल? सोमनाथ मंदिर को अटैक किसके द्वारा किया गया था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, महमूद गौरी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी महमूद गजनी हो जाएगा। सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, जो कि आपको कहाँ मिल जाएगा? गुजरात में आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉन मेंबर बट कैन पार्टिसिपेट इन प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट? पार्लियामेंट के ये सदस्य नहीं है, ठीक है, सांसद ये नहीं है, लेकिन फिर भी ये पार्लियामेंट्स की प्रोसीडिंग्स में जाकर हिस्सा ले सकते हैं। इनका पोस्ट क्या है? तो यह है महान्यायवादी, भारत के अटॉर्नी जनरल। आर्टिकल नंबर 76 में इनके बारे में दिया है। वर्तमान में वेंकट रमानी जो है वो भारत के अटॉर्नी जनरल है, ये आपको याद रखना है। कौन है भारत के? आर वेंकट रमानी, इनका नाम याद रखना है, आर वेंकट रमानी।
भारत के अटॉर्नी जनरल हैं, ठीक है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट, अलीगढ़ मूवमेंट के फाउंडर के रूप में किसको जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी सर सैयद अहमद खान। इन्होंने ही एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के भी फाउंडर के रूप में काम किया था, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है, जिसको अभी हम लोग नाम बदलकर क्या कहते हैं? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये आपको आज भी देखने को मिल जाएगा। आई बात समझ में? ध्यान रखोगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। हु लेड द बारडोली सत्याग्रह इन 1928, 1928 में बारडोली सत्याग्रह जो है वो किसने लॉन्च करा था, किसने शुरू करा था? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। गुजरात में इन्होंने बारडोली सत्याग्रह को लीड करा था। कौन सा राज्य बहुत अधिक मात्रा में रबर का उत्पादन करता है? यहाँ पर आपको रबर बोर्ड का भी मुख्यालय मिल जाएगा और मसाला बोर्ड यानी कि स्पाइस बोर्ड का भी मुख्यालय मिल जाएगा, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी केरला। ऑप्शन नंबर बी केरला। रबर का प्रोडक्शन और मसालों का प्रोडक्शन यहाँ बहुत होता है। सारनाथ में बुद्ध के जीवन का कौन सा पहलू दर्शाया गया है जब उन्होंने उपदेश दिया था, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। ऑप्शन नंबर ए धर्म चक्र प्रवर्तन जो है ये सारनाथ से जुड़ा हुआ है, बुद्धिज्म से रिलेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है। महाभिनिष्क्रमण गौतम बुद्ध के गृह त्याग को दर्शाता है, जब उन्होंने घर छोड़ दिया था। और महापरिनिर्वाण गौतम बुद्ध के देह त्याग को बताता है, यानी कि जब उनकी मृत्यु हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किसके कार्यकाल में हुई थी? यानी यहाँ पर गवर्नर जनरल उस समय पर कौन थे? तो गवर्नर जनरल थे ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डफरिन, ठीक है। और सिविल सर्वेंट थे उस समय एओ ह्यूम, जिन्होंने यहाँ पर कांग्रेस के फॉर्मेशन में हेल्प करी थी। ध्यान रखोगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कहां पर मिलेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। कान्हा नेशनल पार्क आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा बांध कृष्णा नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर डैम जो है ये आपको कृष्णा नदी पर मिलेगा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में ही ये फैला हुआ है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। कृष्णा नदी कहां से निकलती है? तो कृष्णा नदी जो है ये महाराष्ट्र से निकलती है, ठीक है, महाराष्ट्र से ये निकलती है। 1916 में मुस्लिम महिला एसोसिएशन की संस्थापक कौन थी? इनका नाम था ऑप्शन नंबर बी रुकैया शेखावत हुसैन। बहुत जल्दी जल्दी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ताकि आप जब भी वीडियो को देखो तो फटाफट आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? 2024 में इनको भारत रत्न से नवाजा गया मरणोपरांत। इनका डेथ हो चुका है, ठीक है। इनको भारत रत्न से भी नवाजा गया है, ये आपको ध्यान रखना है ना। सैम पिट्रोडा पीली क्रांति के जनक, पीली क्रांति के जनक, ठीक है। और वर्गीस कुरियन श्वेत क्रांति के जनक, वर्गीस कुरियन श्वेत क्रांति के जनक। इनमें से क्या सेब में पाया जाता है? कौन सा एसिड पाया जाता है सेब में? सिट्रिक, ऑक्सैलिक, ब्यूटारिक या फिर मैलिक? तो ऑप्शन नंबर डी मैलिक एसिड जो है ये एप्पल में यानी कि सेब में पाया जाता है। वैसे तो साइंस का क्वेश्चन है, इसमें मैंने गलती से डाल दिया था। आईएमएफ और विश्व बैंक की स्थापना कौन से सम्मेलन से संबंधित है? यानी किस सम्मेलन में आईएमएफ और विश्व बैंक की स्थापना के बारे में डिस्कशन हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। दोनों ही संगठनों का मुख्यालय आपको यूएसए में मिल जाएगा। जीवाश्मों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? जीवाश्म यानी कि फॉसिल, फॉसिल की स्टडी को हम कहते हैं पैलियोंटोलॉजी। सौरोलॉजी हम लिजार्ड की स्टडी को कहते हैं, लिजार्ड यानी छिपकली। पोमोलॉजी हम फल की स्टडी को कहते हैं, यानी फ्रूट्स की स्टडी को हम पोमोलॉजी कहते हैं। आरबीआई के बारे में सबसे पहले सिफारिश किस आयोग ने किया था कि भाई आरबीआई की स्थापना होनी चाहिए? ऐसा किस आयोग ने कहा था? तो ये कहा था हिल्टन यंग कमीशन ने, यानी हिल्टन आयोग ने कहा था कि आरबीआई की स्थापना होनी चाहिए। खेती और स्लैश एंड बर्न पद्धति और किस नाम से जाना जाता है? इसको हम झूम कल्टीवेशन भी कहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी हो जाएगा, ठीक है। इनमें से कौन सा आंतरिक ग्रह में शामिल नहीं है? आंतरिक ग्रह यानी कि ये सूरज है मान लो, ठीक है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स जो है ये इनर प्लैनेट है और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून जो है ये आउटर प्लैनेट है। तो इनर प्लैनेट में कौन सा शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जुपिटर शामिल नहीं है, क्योंकि जुपिटर आउटर प्लैनेट्स में आता है। कलिंग युद्ध अशोक और किस शासक के बीच लड़ा गया था? 261 बीसी में कलिंग का युद्ध लड़ा गया था, अशोक के बीच में और अनंत पद्मनाभा के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, अनंत पद्मनाभा और अशोक।
विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? बिहार में आपको विक्रमशिला विश्वविद्यालय मिल जाएगा, आज भी इसके अवशेष हैं। ऑप्शन नंबर सी धर्मपाल इसका आंसर हो जाएगा। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए विशेष प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल नंबर 24 में दिया हुआ है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे को फैक्ट्री वगैरह में काम करने नहीं दिया जाएगा, ये बिल्कुल भारत में पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। तो बहुत सारे क्वेश्चन हमने बहुत जल्दी किए हैं आपको भी, ताकि ज़्यादा यहाँ पर लेट ना हो तैयारी करते टाइम या रिवीजन करते टाइम, ठीक है। बाकी कुछ बैचेस की हम बात कर लेते हैं। पैरामेडिकल कोर्स की बात करें तो एकदम नया कोर्स है, फ्रेश कोर्स है, 10th लेवल और 12th लेवल यानी पीएम और पीएमएम दोनों ही आपको मिलेगा यहाँ पर 499 में। साथ ही डीएलएड का जो बैच है वो भी 499 में मिल रहा है, ठीक है, सॉरी बीएड का बैच। साथ ही महापैक बिहार का जो है वो 1199 में आपको दिया जा रहा है, जिसमें आप बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले सेशन में। रैपिड फायर जैसा हो गया ये सेशन, ठीक है। मैं भी थक गई, लेकिन आपको नहीं थकना है, बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।